हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज अपने इस वन शॉट वीडियो में हम करने वाले हैं 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज ऑन द चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। और मुझे मालूम है कि जेईई मेंस बहुत जल्दी जल्दी आपको अप्रोच कर रहा है और आप दिन रात लगे हुए होंगे जेईई मेंस की प्रेपरेशन में। तो आपके उस प्रेपरेशन टाइम में से मैं सिर्फ 1.5 घंटा मांगता हूं, अपने लिए नहीं, आपके लिए। आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर तैयार हो जाएं, मेरे साथ साथ इस चैप्टर के पीवाईक्यूज खुद सॉल्व करके देखें और साथ साथ में केटीकेज यानी खुद ट्राई करो, वह क्वेश्चंस भी खुद करें और आखिर में अपने आंसर्स को टैली जरूर करें। अगर आप यह सब काम कर लेते हैं तो इस 1.5 घंटे में देखा जाए तो आपका पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएगा। तो इसलिए यह 1.5 घंटा एक बहुत फायदे का सौदा आपके लिए सिद्ध होगा। तो मुझे उम्मीद है आप एक नोटबुक और एक पेन के साथ तैयार होंगे सफर पर चलने के लिए और 15 पीवाईक्यूज सॉल्व करने के लिए और साथ में आपके 5 केटीकेज। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात जो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा याद दिला दूं, एपी क्या था? ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, और ये उसकी लास्ट टर्म यानी nth टर्म a प्लस एन माइनस 1d। टर्म nth कैसे लिखते हैं? a प्लस एन माइनस 1d लिखते हैं। और सम ऑफ n टर्म्स n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d या फिर n बाई 2 इंटू a प्लस l, वेर l इज द लास्ट टर्म। अगर बात जीपी की जाए तो जीपी ए आर स्क्वायर जैसी दिखाई देती है। इसका nth टर्म होता है a r की पावर n माइनस 1 और सम ऑफ n टर्म्स होता है a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 प्रोवाइडेड r 1 ना हो। और सम ऑफ n टर्म्स होता है n है अगर r कितना हो? 1 हो। और यहां मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं कि अगर मुझसे इनफाइनाइट टर्म्स का सम पूछा जाए, इफ आई एम आस्क्ड अबाउट द इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो s इंफिनिटी होता है a अपॉन 1 माइनस r और r की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, यानी r का मॉड्यूलस 1 से छोटा होना चाहिए। सो दैट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? लेट Sn बी द टर्म्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। S3n इज इक्वल टू 3 टाइम्स S2n और हमें वैल्यू बतानी है S4n की अपॉन S2n की। वीडियो पॉज करो, खुद करके देखो और फिर खुद करने के बाद फिर वीडियो ऑन करना, फिर अपना आंसर टैली करना। चलिए तो यहां मैं तो शुरू करता हूं करना, आप भी करिए। तो S3n अपॉन S2n इज इक्वल टू 3। S3n क्या होगा? 3n बाई 2, n बाई 2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, दिस होल डिवाइडेड बाय 2n बाई 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हैं यहां पर n बाई 2 कैंसल आउट हो गया, ये 3 और ये 3 कैंसल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बचा? हमारे पास बच गया 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी डिवाइडेड बाय 4a प्लस 4n माइनस 1 4n माइनस 2 इंटू डी, क्योंकि ये जो 2 है वो इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 4n माइनस 2 इंटू डी इज इक्वल टू 1, यानी कि 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4a प्लस 4n माइनस 2 इंटू डी। अब क्या करते हैं? इस टर्म को उधर ले जाते हैं और इस टर्म को भी उधर ले जाते हैं। तो जैसे हम उसको उधर ले जाएंगे अपने पास क्या आ जाएगा? वी विल हैव 2a प्लस 4n माइनस 1 4n माइनस 2 माइनस 3n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। लेट मी राइट डाउन दिस एज इक्वेशन 1। हमें क्या चाहिए? S4n अपॉन S2n। चलो अब इस पर काम करते हैं, हमारे पास रिलेशन 1 है। S4n अपॉन S2n, S4n अपॉन S2n, ये होगा 4n बाई 2 इंटू 2a प्लस 4n माइनस 1 इंटू डी, दिस होल डिवाइडेड बाय 2n बाई 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। अब जो रिलेशन 1 था तो पहले तो n बाई 2 उड़ा दो और एक 2 बच गया ऊपर, तो 2a प्लस, अब जो हमारे पास पहला रिलेशन है रिलेशन 1 वो है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। तो उसका फायदा उठाते हैं। हम क्या करते हैं? हम इस 4n को लिख देते हैं n माइनस 1 प्लस 3n इंटू डी। ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं।
और डिनोमिनेटर में भी हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में भी यही काम करते हैं, डिनोमिनेटर में भी यही काम करते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 प्लस n इंटू डी, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 3nd। ये कैसे आया, यह है पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ पूरे n माइनस 1 से और फिर 3n से, और यहां पर भी नीचे भी क्या हो जाएगा, नीचे भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस एन डी। अब यह जो वैल्यू है, यह वाली वैल्यू, यह वैल्यू कितनी है 0, यह वाली वैल्यू भी कितनी है 0, कैसे, बाय रिलेशन 1। तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया 6nd अपॉन nd। आंसर क्या आ गया 6। सो द करेक्ट आंसर टू दिस प्रॉब्लम इज 1, दैट इज 6। तो 6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अगले प्रॉब्लम में a1 a2 a21, ये एक एपी है और 1 से लेकर 20 तक का जो सम है वो 4/9 है, और हमें सम ऑफ एपी दे रखा है 189, यानी 1 से लेकर 21 तक का सम 189 है। आपको a6 इंटू a16 की वैल्यू चाहिए, तो चलिए करते हैं। तो हमें मालूम है कि एपी की कोई भी दो सक्सेसिव टर्म्स ले लो, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है और किसके बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है। तो उसी चीज का फायदा हम यहां पर एक टेलीस्कोपिंग सीरीज बनाने में करेंगे, तो उठाएंगे। क्या हमारे पास यह है n वेरीज फ्रॉम 1 to 20 1 अपॉन an इंटू an प्लस 1। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं ऊपर नीचे d से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी an प्लस 1, n वेरीज फ्रॉम 1 to 20, और हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय d। तो बाहर भी d लगा दिया, d से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही हमने d से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यह बन गया s इज इक्वल टू समेशन 1/d इंटू समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to 20, और इसको d को लिख देता हूं an प्लस 1 माइनस an अपॉन an इंटू an प्लस 1, ऐसे लिख देते हैं। सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन डी इंटू समेशन 1 अपॉन an माइनस 1 अपॉन an प्लस 1, n वेरीज फ्रॉम 1 to 20। अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर मैं इसके समेशन की बात करूं, n वेरीज फ्रॉम 1 to 20 1 अपॉन an माइनस 1 अपॉन an प्लस 1, तो सबसे पहले इसमें 1 रखेंगे तो 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2, फिर 2 रखेंगे तो 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3, फिर 1 अपॉन a4 माइनस 1 अपॉन a3 माइनस 1 अपॉन 3 रखा ना, 1 अपॉन a3 माइनस 1 अपॉन a4, और ये कार्यक्रम चलता जाएगा 1 अपॉन a20 माइनस 1 अपॉन a21। तो जब आप इसे ऐड करेंगे और मारकाट मचाएंगे तो ये गया, ये गया, तो क्या बचा 1 अपॉन, यानी ये सम आ गया 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a21, यानी कि a21 माइनस a20 अपॉन a21 माइनस a1, a20 नहीं माइनस a1, a21 माइनस a1 अपॉन a1 इंटू a21, दैट इज व्हाट रिमेन्स। यानी कि इस समेशन की वैल्यू ये आ गई, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं s हो गया 1 अपॉन d, और उस समेशन की वैल्यू आई थी a21 माइनस a1 अपॉन a1 इंटू a20, और s हमें दे रखा है 4/9। अब a21 अगर मैं यहां देखूं तो a21 मेरे पास होगा a1 प्लस 20d, क्यों, टर्म nth a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a21 माइनस a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20d आ गई, और जैसे ये 20d आई इसको यहां रख सकते हैं 20d, तो यहां रखा मैंने 1 अपॉन डी इंटू 20d डिवाइडेड बाय a1 इंटू a20 4/9। तो d से तो d गया, 4 5 जा, तो मेरे ख्याल से a1 इंटू a21 है यार, वो दिस इज a21 था नीचे, a21 है, a1 इंटू a21 तो यहां पर भी आ गया a1 इंटू a21 की वैल्यू आ गई 45, तो दैट बिकम्स द
फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमें एक रिलेशन और दे रखा है, वो क्या, वो कह रखा है कि सम ऑफ दिस एपी इज 189, यानी कि S21 जो कि होगा n/2 यानी 21/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, वो है 189। तो 21 9 से 189, तो A1 प्लस A21 इज इक्वल टू 18। ये हो गई हमारी सेकेंड कंडीशन। अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड से A21 की वैल्यू कितनी आएगी सर? A21 आ जाएगा 45 अपॉन A1, यही आ गया। अब ये वैल्यू उठा के कहाँ रख देंगे? यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा? 45 बाय A1 इज इक्वल टू 18। A1 का स्क्वायर माइनस 18 A1 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो A1 माइनस 15 और A1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो A1 की वैल्यू 15 आ गई या फिर 3 आ गई, और A21 की वैल्यू या तो 3 आ गई या फिर 15 आ गई। अब आप इसमें से कोई सा भी पेयर ले लो, यानी कि ये होगा या फिर ये होगा। अब D कैसे मिलेगा सर? A21 वो बराबर था A1 प्लस 20D। तो पहले वाले केस में यानी जब A1 कितना है? A1 है 15 और A21 है 3, A21 इज 3, तो उस केस में 15 माइनस 3 12, तो 20 बाय, दिस इंप्लाइज D1 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 इज 15, ये तो हो गया हमारे पास 3, ये हो गया 15, तो माइनस 12 बाय 20, माइनस 12 बाय 20 यानी कि माइनस 3 बाय 5। और दूसरा केस अगर A1 हो 3 और A21 हो, A21 कितना हो सर? A21 हो 15, तो उस केस में D1 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा बस मेरे ख्याल से 15 माइनस 3, हाँ 12, 3 बाई 5। तो बेसिकली एक इंक्रीजिंग एपी बन गई और एक डिक्रीजिंग एपी बन गई, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। अब हमसे पूछा गया है A6 इंटू A16। अब A6 इंटू A16 की बारी। अगर मैं अब A6 इंटू A16 लिखूं तो A6 होगा A1 प्लस 5D और A1 प्लस 15D। यस, तो अब इसके भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसे तो 2 आंसर आने चाहिए, तो चलो देख लेते हैं। A1 कितना? 15। उस वक्त D कितना? माइनस 3 बाई 5, माइनस 3 बाई 5, 5 इंटू माइनस 3 बाई 5 और 15 माइनस 15 इंटू 3 बाई 5। ये कब? ये तब जब हम A1 को कितना ले रहे हैं? व्हेन A1 इज इक्वल टू 15 और D इक्वल टू माइनस 3 बाई 5। देख रहे हो यहां पर A1 15, D है, D है कितना? D1 नहीं, ये D है बेसिकली, D1 नहीं है, दैट इज D, ध्यान रखना है D है भैया, ये D कितना है? 3 बाई 5। तो ये तब की बात है, तो D कितना? 3 बाई 5 इस केस में, तो यहाँ यूज कर रहे हैं हम, तो D कितना है? माइनस 3 बाई 5। तो इस केस में जो आंसर आ गया वो कितना आ गया सर? ये आ गया 12 इंटू 3 6, 12 इंटू ये कितना हो गया? 12 इंटू 9 6, 12 6 72, 72 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 72, देख रहे हो 72 है, हाँ सर। अच्छा दूसरे में भी देख लो, उसमें भी सेम आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। ये 3, अब क्या करेंगे? अब रखेंगे हम 3 प्लस 5 इंटू 3 बाई 5 और 3 प्लस 15 इंटू 3 बाई 5, दैट विल कम आउट टू बी 6, और ये 5 3 12, ये भी कितना आ गया? 72। ये कब आया? जब A1 व्हेन A1 इज इक्वल टू 3 और D इज इक्वल टू 3 बाय 5, ये तब आया। तो यानी दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है? 72। So therefore the correct answer in this case would be 72. So 72 would be the correct answer in this case. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, खुद ट्राई करो, यानी अभी आप नोटबुक में और पेन से अपना काम लिख कर ही रहे हैं, PYQ कर ही रहे हैं, तो ये आप अभी खुद से करके देखें और इसका आंसर हम लेक्चर के आखिर में टैली करेंगे। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लेट a1 a2 a3 बी स्क्वायर्स सच दैट ईच n फॉर ईच n ग्रेटर देन 1, यानी कि a1 a2 a3 ये सबके सब स्क्वायर्स हैं फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ an इक्वल्स द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ an प्लस 1. तो equals the diagonal of an plus 1. The length of a1 is 12, the smallest value of n for which an is less than 1. यानी कि हमें n की वो smallest value बतानी है जिसके लिए an की वैल्यू 1 से कम है. तो पहले तो जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो जरा देख लें. लेंथ ऑफ साइड, लेट लेंथ ऑफ साइड ऑफ an बी, मान लेते हैं कितना है an. तो अब उसने क्या कहा है कि लेंथ ऑफ साइड ऑफ an इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ an प्लस 1. तो an प्लस 1 की जो साइड होगी, साइड ऑफ an प्लस 1, अगर मैं आपसे पूछूं साइड ऑफ an प्लस 1 क्या होगी, साइड ऑफ an प्लस 1 होगी सर an प्लस 1, स्मॉल an प्लस 1. क्यों? हमने nth स्क्वायर की साइड an मानी, तो n प्लस 1th स्क्वायर की साइड क्या होगी, an प्लस 1. तो उसकी डायगोनल क्या हो जाएगी सर, उसकी डायगोनल हो जाएगी, डायगोनल ऑफ an प्लस 1 विल बी इक्वल टू साइड रूट 2, यानी an प्लस 1 रूट 2, क्योंकि आपको पता है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू साइड रूट 2. किसी भी डायगोनल, किसी भी स्क्वायर की जो डायगोनल होती है, वो जो डायगोनल होती है वो होती है d इज इक्वल टू a रूट 2, d इज इक्वल टू a रूट 2, यानी डायगोनल इज इक्वल टू साइड रूट 2. ये मालूम होना चाहिए. यस सर. तो यहां पर ये छोटा सा बात हमें 7th 8th में मालूम है, तो वही बात हमने यहां लिखी. तो अब यहां मैं कह सकता हूं कि an इज इक्वल टू an प्लस 1 रूट 2, यानी कि an प्लस 1 बाय an इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, यानी कि हर सक्सेसिव टर्म का पिछले वाली टर्म, an प्लस 1 नेक्स्ट टर्म है an से, तो हर सक्सेसिव टर्म का पिछले वाली टर्म से जो रेशियो है वो कांस्टेंट है. तो इसका मतलब ये है a1 a2 a3 एंड सो ऑन आर इन जीपी. ये सब के सब जीपी में होंगे, ये सब के सब किस में होंगे, जीपी में, क्योंकि नेक्स्ट टर्म का पिछले वाली टर्म से जो रेशियो है वो कांस्टेंट आ गया 1 बाय रूट 2, तो देयरफॉर इट इज अ जीपी. अब बात चल रही है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच an इज लेस देन 1. an द लेंथ ऑफ a1 फॉर विच द एरिया ऑफ an इज लेस देन 1. तो पहले तो an निकालो, साइड ऑफ an. तो देखो a1 ये किसकी साइड है, कैपिटल A1 की, पहले स्क्वायर की. ये दूसरे स्क्वायर की साइड है, ये तीसरे स्क्वायर की साइड है. तो an की जो साइड होगी वो होगी a1 इंटू आर. कॉमन रेशियो कितना हो गया, 1 बाय रूट 2, क्योंकि सक्सेसिव टर्म्स के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो. वो कितना हो गया, 1 बाय रूट 2 की पावर n माइनस 1. यस सर. तो यानी कि ये आ गया a1 अपॉन रूट 2 की पावर n माइनस 1. ये आ गई इसकी साइड. देयरफॉर एरिया ऑफ an, एरिया ऑफ an क्या होगा, साइड का स्क्वायर होगा. यस सर. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर. तो ये कितना हो गया, a1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो अगर मैं इस एरिया, ये जो हमारे पास एरिया आ गया वो आ गया a1 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n माइनस 1. ये आ गया एरिया ऑफ nth स्क्वायर. तो दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ nth स्क्वायर, दैट इज nth स्क्वायर का मतलब कौन सा स्क्वायर, an स्क्वायर. उस an की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर्स का नाम क्या है, a1 a2 an. तो ये an का एरिया आ गया. अब वो किससे छोटा चाहिए, फॉर विच इट इज लेस देन 1, n की स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके लिए 1 से छोटा हो. तो मान लो इस एरिया को मैं a कह देता हूं, लेट मी कॉल दिस एज a. अब a क्या होना चाहिए, ये 1 से छोटा होना चाहिए. नाउ तो अगर ये 1 से छोटा होना चाहिए तो a1 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 शुड बी लेस देन 1, यानी a1 का स्क्वायर शुड बी लेस देन 2 की पावर n माइनस 1. अब a1 क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर a1. साइड ऑफ स्क्वायर a1 कितना दे रखा है, द साइड ऑफ स्क्वायर ऑफ a1 इफ द लेंथ ऑफ a1 इज 12, तो ये हमें 12 दे रखा है, यानी ये हो गया 144. तो 2 की पावर n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 144. तो आप जानते हैं
कि 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, और 7 के बाद 2 की पावर 8 256, और फिर तो वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अगर मुझे 144 से बड़ा चाहिए तो ये जो पावर है n-1, ये पावर 8 या 8 से बड़ी हो जानी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी कि n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। दिस इंप्लाइज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n? स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n क्या हो जाएगी? तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n हो जाएगी 9। सो 9 विल बी द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n फॉर विच an इज ऑलवेज लेस देन 1। सो द आंसर इन दिस केस वुड बी 9, यानी 9 होना चाहिए, तब ऐसा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। तो ये रहा अगला प्रॉब्लम। कंसिडर एन अरिथमेटिक सीरीज एंड अ ज्योमेट्रिक सीरीज हैविंग 4 इनिशियल टर्म्स फ्रॉम द सेट, यानी हमारे पास एक एपी है और जीपी है जिसकी शुरू की 4 टर्म्स इस सेट से आती है, यानी एपी की भी शुरू की 4 टर्म्स यहां से आएंगी, जीपी की भी शुरू की 4 टर्म्स इसी सेट से आएंगी। और क्या कह रखा है? इफ द लास्ट टर्म ऑफ दीज सीरीज आर मैक्सिमम पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स, यानी ये क्या ये इनफाइनाइट सीरीज है? नहीं, ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है। कहां तक जाती है? दे गो टिल द लास्ट टर्म इज अ मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर, यानी कि जैसे अगर मैं जीपी का एग्जांपल दूं, जीपी की टर्म्स मान लो बढ़ती जाती तो एक हद ऐसी आएगी जब जीपी की टर्म्स 4 डिजिट की बन जाएंगी, और एक 4 डिजिट की टर्म बनी, फिर अगली वाली भी 4 डिजिट की बनी, उससे अगली वाली भी 4 डिजिट की बनी, लेकिन इसके बाद तुरंत नेक्स्ट जो टर्म आएगी वो 5 डिजिट की बन जाएगी। तो बस हमारी जीपी यहीं एंड हो जाएगी जहां 4 के बाद 5 पर स्विच होता है, 5 डिजिट नंबर पर स्विच होता है, यानी कि लास्ट जो टर्म है दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल 4 डिजिट नंबर, यानी कि 4 के बाद जैसे ही 4 डिजिट की टर्म के बाद जैसे ही 5 डिजिट पर स्विच होता है, बस उसके पहले ही 5 डिजिट के पहले ही हमारी जीपी एंड हो जाएगी। और इसी तरीके से एपी की भी बात है। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम लगभग वैसे देखा जाए तो जेई एडवांस में देखे जाते हैं, लेकिन अब ऐसे प्रॉब्लम्स जेई मेंस में भी देखे जा रहे हैं, तो जेई मेंस का लेवल नो डाउट थोड़ा थोड़ा तो बढ़ ही रहा है। तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहला काम है कि हम अपनी एपी और जीपी कंस्ट्रक्ट करें। तो पहले तो हम बात करते हैं अपनी जीपी की, या पहले सेट की बात कर लेते हैं। सेट क्या है हमारे पास? सर सेट है 11, 8, 21, 16, 26, 32 और 4। सो इफ आई वांट टू कंस्ट्रक्ट माय जीपी, अगर मैं अपनी जीपी कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं तो मुझे शुरू की 4 नंबर्स यहीं से ढूंढने हैं। अब देखो कैसे ढूंढ सकते हैं सर। अगर मैं 4 ले लूं, सबसे छोटा नंबर, 4 के बाद आएगा 8, 8 के बाद 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, मिल गया 4 नंबर। सर क्या इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं हो सकती? आपने तो 4 से स्टार्ट कर दिया, आपको कैसे पता चला? देख लो 4 के बाद अगला ले लो, 4 छोड़ दो, 4 के बाद सर अगर 8 ले लें तो 8 से मान लो सर 11 ले लिया हमने, 11 ले लिया तो कितना होगा? 11/8 कॉमन रेशियो हो गया। उसके बाद अगले वाला क्या आएगा? फिर से 11/11 इंटू 11/8, 121/8। इसके अंदर तो नहीं है सर, नहीं बैठेगा फिट। कोई और चॉइस तुम ट्राई कर लो, कोई और चॉइस 4 नंबर्स की, ऐसे कि 4 नंबर्स जीपी में हो, नहीं मिलेगा। सो यू विल नॉट गेट एनी 4 नंबर्स एक्सेप्ट दीज। क्या? 4, 8, 16, 32। ये हमारी जीपी के शुरू के 4 टर्म्स हो गए। कॉमन रेशियो कितना है? 2, इसलिए अगली टर्म हो जाएगी 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024, फिर 2048, फिर 4096, फिर 8192। और जैसे ही मैं इसके आगे बढ़ूंगा तो वो डिजिट 5, वो जो अगला टर्म आएगा वो 5 डिजिट का नंबर आएगा, दैट विल बी अ 5 डिजिट नंबर। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि बस हमारी जीपी यहीं एंड हो जाएगी। अब बात करते हैं अपनी एपी की। अगर मैं एपी की बात करूं तो एपी में कैसे स्टार्ट कर सकता हूं? सर अगर यहां भी 4 से स्टार्ट करें, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12 कहां से लाओगे? नहीं है, तो 4 को तो ड्रॉप ही कर दो। 8 से सर 8 के बाद अगर मैं 11 ले लूं, 11 के बाद 14 आना चाहिए, नहीं है। सर 8 के बाद 21 ले लें, 13 का डिफरेंस है, 21 + 13 34, नहीं है, तो 8 को तो ड्रॉप कर ही दो। 11 के बाद सर 11 के बाद अगर ऊपर जाएंगे तो सर नीचे भी तो आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं। 11 के बाद 8, 8 के बाद 5 है क्या? नहीं है, तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। 11 के बाद 16, 5 का डिफरेंस, 21, 26, ये बन गया 11। क्या बन गया भाई?
ये बन गया सर 11, 16, फिर 21, फिर 26, फिर 31 एंड सो ऑन। मतलब 31 इसमें है नहीं, 31 शुरू की 4 तो मिली गई ना इसमें से, हाँ, इसका 31, फिर 36 एंड सो ऑन। अब क्या करना है हमें, इन दोनों में कॉमन टर्म्स ढूंढनी है। सर आपने यहां तक 4 टर्म्स की क्यों नहीं लिखी बेटा, बहुत आगे आएगी इसलिए पूरी नहीं लिखी, इसलिए बस इतने से काम चला लिया। अब वो कह रहा है इन दोनों में कॉमन टर्म्स बताओ। तो अगर मैं आपसे टर्म nth पूछूं, टर्म n ऑफ जीपी, तो वो क्या होगा सर, वो होगा a इंटू आर की पावर n माइनस वन, यानी 2 की पावर n प्लस वन। और टर्म m ऑफ AP पूछूं तो सर टर्म m ऑफ AP होगा 11 प्लस m माइनस वन इंटू 5। बहुत ही प्यारा सवाल है। 5m प्लस 6, या 5m माइनस वन ही लिख लेता हूं, इसको ऐसे लिख लेता हूं, लेट मी राइट दिस एज सिंपल, ये 5m माइनस वन प्लस 11, ये लिख लेते हैं इसी फॉर्म में। सो दिस इज आवर टर्म mth। अगर मुझे कॉमन टर्म चाहिए, फॉर कॉमन टर्म Tm should be equal to Tn for some m comma n belonging to natural number। यानी इसकी कोई ना कोई mth टर्म, इसकी कोई ना कोई nth टर्म एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी तो कॉमन टर्म जनरेट होगी। यस सर। कई लोग आए सर इन दोनों का एलसीएम ले लो सर। अबे लल्लू, ये एक एपी है और एक जीपी है, दोनों का एलसीएम लेके नहीं काम चलेगा। जो तूने आज तक किया ना वो एपी किया था बेटा, ये एपी और जीपी में कॉमन टर्म है, इसीलिए बोल रहा हूं ये सवाल बहुत अच्छा है। तुम तो खैर बहुत कंजूसी करते हो नीचे कुछ भी अच्छा लिखने में, जन्मजात कंजूस आदमी हो तुम सब लोग, ठीक है ना, लेकिन मैं तो अच्छा कर ही रहा हूं। अब तुम देख लो, समझ लो इसे अच्छे से। तो टीएम शुड बी इक्वल टू टीएन। तो टीएम इक्वल टू टीएन का मतलब क्या हुआ, इसकी एमएट टर्म और इसकी एनएट टर्म कहीं ना कहीं बराबर होनी चाहिए। वैसे तो हमें दिख रहा है इसकी तीसरी टर्म और इसकी दूसरी टर्म बराबर है सर, इसकी तीसरी और इसकी दूसरी बराबर है। आगे की कैसे मिलेंगी, वो यहीं से मिलेंगी, वो यहां से देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो Tm इज इक्वल टू Tn। Tm क्या था सर, Tm था 2 की पावर, Tn था 2 की पावर n प्लस वन, और Tm था 5m माइनस वन प्लस 11, यही आया था बिल्कुल। तो आपके पास आ गया m माइनस वन इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस वन माइनस 11 बाय 5। तो m आ जाएगा 2 की पावर n प्लस वन माइनस 11 बाय 5 प्लस 1, यही आ जाएगा m। एक बार देख लो भाई कैलकुलेशन, माइनस 11, हाँ ठीक है सही दिख रहा है। तो ये m आ गया। जब जब हमें n की वैल्यू पर m मिलेगा, जैसे मैं n को 1 रख दूं, देखो खुद इसको, n को 1 रखा, n को कितना रखा, 2 रखा, 2, n को रखा कितना, उसकी थर्ड टर्म थी, n को रखा 3, n को रखा 3, देखो 3 रख के देखो, 2 की पावर 16, 2 की पावर 4 16, 16 माइनस 11 अपॉन 5 प्लस 1, ये कितना हुआ सर, ये हुआ 5 अपॉन 5 प्लस 1, ये n की वैल्यू, m की वैल्यू आ गई, यानी m कितना आ गया 2। तो अंग्रेजी क्या कह रहा है, गणित की पुकार सुनो, सब्जेक्ट बोलता है, सुनने वाला चाहिए। क्या ये गणित कह रहा है कि इसकी थर्ड टर्म और इसकी सेकंड टर्म बराबर है, थर्ड टर्म सेकंड टर्म बराबर है। मैथ सही है, ठीक है, यस सर। तो अब जरा सोचो और कैसे मिलेंगी कॉमन टर्म्स। तो m क्या है, सिंस m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या कहना चाहिए, 2 की पावर n प्लस वन माइनस 11 शुड बी डिविजिबल बाय 5, शुड बी डिविजिबल बाय 5, ये 5 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई नंबर 5 से डिविजिबल तब होता है उसकी अंतिम डिजिट 0 हो या 5 हो। 2 की पावर n प्लस वन माइनस 11 की अंतिम डिजिट 0 या 5 कब आएगी सर, 0 तो आ नहीं सकती, क्योंकि 2 की पावर n प्लस वन में लास्ट में 1 नहीं आता, क्योंकि समथिंग माइनस 11 लास्ट डिजिट 0 तभी आएगी जब उसके अंत में 1 आता हो। थोड़े दिमाग चाहिए समझने के लिए। इंजीनियर साहब, अगर बैंक क्लरिकल, बैंक पीओ का एग्जाम दे रहे हो तब ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो क्या बोल रहा हूं, यहां पर आएगा लास्ट डिजिट 0 तब आएगी जब इसका लास्ट डिजिट क्या हो, या तो 1 हो या 6 हो। 1 तो हो नहीं सकता, तो 6 हो सकता है। 6 कब आएगा, यानी दिस इंप्लाइज 2 की पावर n प्लस वन शुड एंड इन 6। अब जरा सोचो 2 की पावर 6 में कब एंड होता है, तो
सर ये एंड होता है जब यह बराबर हो 4 के, 2 की पावर 4 16 होता है। सर 2 की पावर 8 256 होता है। देख लो 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 मैं सही बोल रहा हूँ 256, हाँ ठीक बोल रहा हूँ 256 होता है। फिर 12, फिर 16, 4 4 के अंतर पर आती जाती हैं, देख लो खुद से। साइक्लिसिटी 2 की पावर 2 का देखो 2 की पावर 4, आखिरी में आता है 16, फिर 2 की पावर 8 या आता है 256, फिर 2 की पावर 12, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12, 2 की पावर 8 कितना आया 256, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर गड़बड़ कर रहे हैं ना, 2 की पावर 4, 4 पर कितना आया 16 आया, फिर 2 की पावर अगर मैं 8 करता हूं तो 64 इंटू 4, 64 इंटू 4 250, सही तो लिखा था यार 256, 64 इंटू 4 है ना, हाँ ठीक है। फिर 2 की पावर 12 वो आएगा 4096, तो ऐसे आता जाएगा। तो 4 पर 8 पर 12 पर, सही लिखा था मैंने, 4 8 12 एंड सो ऑन, ऐसे आता जाएगा। फिर 16 ये आ गया। तो n क्या क्या हो सकता है? अच्छा एक चीज और देख लो, यानी कि 2 की पावर n प्लस 1, यानी n क्या हो सकता है सर 3, फिर 7, फिर 11, फिर 15 एंड सो ऑन। यानी कि जब n यह होगा तो हमेशा कॉमन टर्म जनरेट होगी। अब n देख लो 3 है, एक तो 3 है, फिर एक 7 है, 3 है, फिर 4 5 6 7, देख रहे हो, अरे वाह। 7 के बाद 8 9 10 11 ये आ गया। फिर अगला क्या आएगा सर? अगला आ रहा था 15, 15 इसके अंदर है ही नहीं, 15 इसके अंदर है ही नहीं, 15 इसके अंदर नहीं है, तो बस यानी कुल मिलाकर कौन सी टर्म्स तक जाएंगे? 15 तो है ही नहीं ना, 15 टर्म तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि हमारी जीपी तो पहले ही एंड हो गई 4096 तक। यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारी कॉमन टर्म्स आएंगी वो सिर्फ कौन सी आएंगी? दे कॉरस्पॉन्ड टू ओनली दीज 3 वैल्यूज, क्योंकि इसके बाद तो क्या हो जाएगा 3 7 11 15 पर तो हमारी जीपी 15 टर्म है ही नहीं हमारी जीपी में। हमारी जीपी में तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही टर्म्स हैं, तो 15वीं टर्म तो है ही नहीं हमारे यहाँ। तो इसका मतलब n की सिर्फ इन वैल्यूज पर m इंटीजर मिलेगा, यानी दोनों में कॉमन टर्म्स जनरेट होंगी। जैसे कि आपने n को 3 रखा था तो आपने देखा m कितना आया 2, फिर इसी तरह से n को आप 7 रखेंगे फिर m आएगा, फिर m को 11 रखेंगे फिर m आएगा। यानी कि इस जीपी की तीसरी फिर ये कौन सी 7वीं, तीसरी 7वीं और 11वीं, तो 7वीं टर्म भी यहां कहीं आएगी, फिर 11वीं टर्म भी यहां कहीं आएगी। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी हो गई बल्लू लल्लू बलबड़ा? नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, सर नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स हो गई, कॉमन टर्म्स इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स हो गई 3। therefore the correct answer in this case would be 3, number of common terms is equal to 3, so that is the answer। तो चलिए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा एक और, खुद ट्राई करो, ये आप खुद अभी ट्राई करेंगे खुद से कॉपी पेन लेकर, और इसका आंसर हम लास्ट में देंगे आपको। चलिए अगला प्रॉब्लम है numbers are in increasing geometric progression with common ratio r, middle number is doubled। कितने नंबर्स हैं? नंबर्स आर इन इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो आर इफ द मिडिल नंबर इज डबल्ड। मान लो मेरे पास नंबर है a बाय आर, a और a r, और इस तरह से है जीपी हमारी, ये जीपी है। हमने इस तरह से क्यों मानी? क्योंकि मिडिल नंबर इज डबल्ड, देन द न्यू आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस d, इफ द फोर्थ टर्म इज दिस देन फाइंड r स्क्वायर माइनस d। तो 3 नंबर्स आर इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन विद कॉमन रेशियो आर, मिडिल टर्म इज डबल्ड, तो मिडिल टर्म को डबल किया तो क्या बन जाती है एपी। तो अगर आप चाहो तो नंबर्स को ए आर स्क्वायर ले लो तो भी चलेगा, ऐसा ले लो तो भी चलेगा, लेकिन चलो ऐसा लेके देख लेते हैं, सिंप्लीफाई हो जाए, क्या पता, या वैसा ले लो। तो अगर मैं वैसा लेता तो तुम कहते ऐसा नहीं ले सकते, अगर मैंने ऐसा लिया सर वैसा नहीं ले सकते, तो कुछ तो लेना पड़ेगा भाई, तो ये ले लिया। अब मिडिल टर्म को हमने क्या किया, इफ द मिडिल टर्म इज डबल्ड द न्यू नंबर्स आर इन एपी, यानी कि ये और ये क्या बन गई, सिर्फ 3 नंबर, ये किस में आ गए एपी में, और अगर ये एपी में आ गए तो दिस इंप्लाइज
4a twice the middle term is equal to first term plus last term AR. तो ये a गया, तो आपके पास आ गया 4r is equal to 1 plus r square minus 4r plus 1 is equal to 0. R is equal to 16 plus minus 16 minus 4 by 2, 4 minus this, तो R is equal to 2 plus minus root 3. ये आ गया. अब नंबर्स आर इन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ध्यान रखना. तो R की दो वैल्यू आई है बंधु, R की दो वैल्यू आई है. एक तो आ गई 2 माइनस रूट 3 और दूसरी आई है 2 प्लस रूट 3. ये वाला आंसर रिजेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग रिजेक्टेड, बिकॉज जीपी इज इंक्रीजिंग. जीपी कैसी है? इंक्रीजिंग है. तो अगर ये कॉमन रेशियो 2 माइनस रूट 3 हो तो ये पॉइंट्स में होगा, 0 से 1 के बीच में. और किसी भी पॉजिटिव नंबर को 0 से 1 के बीच के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू लगातार घटती जाती है. तो जैसे हमने इसको r से मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर r से मल्टीप्लाई किया, ये आया, तो एक 0.5 से मल्टीप्लाई करो किसी नंबर को, हाफ हो जाएगा. फिर 0.5 से करो, 1/4 हो जाएगा. तो छोटा होता जाएगा. तो हमें कैसी चाहिए? इंक्रीजिंग जीपी चाहिए. अच्छा, उसमें भी पॉजिटिव टर्म्स की जीपी होनी चाहिए. और ये बात साफ है कि ये पॉजिटिव टर्म्स की जीपी है, क्योंकि r की दोनों वैल्यूज कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है ना. विथ कॉमन रेशियो दिस इज द मिडिल टर्म इज डबल्ड, देन द न्यू विथ कॉमन डिफरेंस d, देन द वैल्यू ऑफ जीपी. ठीक है. तो फिलहाल हमारे पास 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 दोनों है, लेकिन हमने ये उड़ा दिया क्योंकि इंक्रीजिंग कैसी होनी चाहिए? जीपी हमारी इंक्रीजिंग होनी चाहिए, यानी जो हमारा r है वो 1 से बड़ा होना चाहिए. और हम ये कह रहे हैं ये पॉजिटिव टर्म वाली जीपी है, क्योंकि अगर आप इस केस में देखेंगे तो a की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी. क्यों आएगी पॉजिटिव? मिडिल नंबर इज दिस, क्या कह रखा है? मिडिल नंबर इज डबल एंड द न्यू नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इफ द फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज 3r स्क्वायर, फोर्थ टर्म 3r स्क्वायर है, देख रहे हो? फोर्थ टर्म कैसी है? 3r स्क्वायर है. फोर्थ टर्म है 3r स्क्वायर. तो अब समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूं फोर्थ टर्म 3r स्क्वायर है. तो वैसे तो फोर्थ टर्म क्या होगी सर? फोर्थ टर्म होगी a बाय आर इंटू आर की पावर 3. यही होगी फोर्थ टर्म, a बाय आर, फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर n-1. तो आप देख रहे हैं a कैसा नंबर होगा सर? ये हो गया 3r स्क्वायर इज इक्वल टू ar स्क्वायर. तो a की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई. तो a पॉजिटिव है, जैसा मैं बोल रहा था a कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव ही होना चाहिए. तो इसलिए r की वैल्यू नेगेटिव, r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में नहीं हो सकती, क्योंकि फिर तो डिक्रीजिंग जीपी बन जाएगी. तो क्या शिक्षा मिली? शिक्षा यह मिली, शिक्षा क्या मिली? शिक्षा यह मिली कि अगर जीपी पॉजिटिव टर्म्स की है और इंक्रीजिंग है तो r 1 से बड़ा होना चाहिए. अच्छा, अगर नेगेटिव टर्म होता पहला और फिर r 0 से 1 के बीच में होता, फिर क्या होता सर? फिर उस केस में इंक्रीजिंग जीपी बन जाती. -3 का हाफ -1.5 बड़ा है, फिर उसका भी हाफ -0.75 और बड़ा हो जाता, तब उस केस में इंक्रीजिंग जीपी बन जाती. इसलिए मैंने क्या बोला? जीपी कैसी है? पॉजिटिव टर्म्स की. और वो बात कहां से वेरीफाई हो गई? फोर्थ टर्म से. तो a3 आ गया. अब उसने क्या पूछ लिया भाई? अब उसने पूछा है फोर्थ टर्म इज 3r स्क्वायर, देन r स्क्वायर माइनस d की वैल्यू पूछ ली. r स्क्वायर माइनस d की वैल्यू. तो r स्क्वायर तो कितना हो गया सर? r स्क्वायर तो हो गया 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि 7 प्लस 4 रूट 3. अब d चाहिए. d कैसे मिलेगा सर? कॉमन डिफरेंस मिलेगा 2a माइनस a बाय आर. 2a माइनस a बाय आर, 2a माइनस a बाय आर. 2a बोले तो 6 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, और ये हो गया 6 माइनस 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 1. रैशनलाइज कर दिया तो 6 माइनस 6 प्लस 3 रूट 3, तो ये हो गया सर 3 रूट 3. ये आ गया d. अब r स्क्वायर माइनस d चाहिए. r स्क्वायर माइनस d हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 3. ये हो गया 7 प्लस रूट 3. So the correct answer in this case is 7 plus root 3. So that is the correct answer. Second is the correct answer. अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ. तो अगला प्रॉब्लम से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें.
मेथड ऑफ डिफरेंस के बारे में। अगर मान लो हमारे पास एक सीरीज है जिसके सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस या तो एपी में हो या जीपी में हो, तब हम ऐसी स्थिति में यूज करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या करते हैं, एक एक टर्म शिफ्ट करके माइनस कर देते हैं, और ये जब माइनस करते हैं तो T1 T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 आ गया, फिर T4 माइनस T3, फिर Tn माइनस 1 तक आएगा। ये अपने आप में एक एपी बन जाएगी, और ये माइनस Tn को उधर भेज देंगे क्योंकि यहां 0 बन जाएगा, तो यहां से हमारे पास Tn आ जाएगा, और Tn आ गया तो Sn बराबर सिग्मा Tn हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेथड कब लगाते हैं, जब डिफरेंसेस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स आर इन एपी और जीपी। तो ये एक क्वेश्चन देखो, जेई मेंस मार्च 2021 में आया है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है, problem says Sn of x is log of a to the power half of x, यानी Sn of x की वैल्यू अगर हमें देखें तो दे रखी है 2 log x बेस a। सर 2 log x बेस a कैसे लिखा आपने, आपको एक चीज मालूम होगी, वो क्या कि log, मान लो मेरे पास है b की पावर m और a की पावर n, तो ये हो जाता है m बाय n log b टू द बेस a, यानी ये पावर भी आगे आती है, ये पावर भी आगे आती है, लेकिन a की पावर कैसे आएगी, रेसिप्रोकल होकर आगे आएगी, यानी दैट पावर विल कम बिफोर इन द फॉर्म ऑफ रेसिप्रोकल, यानी आगे आएगी मल्टीप्लाई में, लेकिन वो कैसे, रेसिप्रोकल होकर। तो यहां पावर कितनी थी, हाफ, तो आगे क्या आएगा, 2 आएगा। इसी तरीके से अगला टर्म क्या बन जाएगा, नेक्स्ट टर्म वुड बी, नेक्स्ट टर्म बन जाएगा 4, नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 3 log x बेस a, फिर 6 log x बेस a, और फिर प्लस 11 log x बेस a, प्लस 18 log x बेस a, प्लस 27 log x बेस a, प्लस ऑन अप टू n टर्म्स। ये हमारा Sn ऑफ x है। अगर मैं log x बेस a को कॉमन ले लूं तो अंदर बच जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 18 प्लस 27, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 प्लस 27 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, ये बच जाएगा। अब जरा गौर से देखो, अब अगर आप यहां थोड़ा गौर से देखेंगे तो, एक मिनट पेन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इसका रंग रूप, हाँ। अब अगर हम यहां पर शुरू की ये जो टर्म्स देखें, इनका डिफरेंस कितना है सर, 2, इनका 3, इनका 5, 2 के बाद 1 1 1 1, डिफरेंस कितना है 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9, यानी डिफरेंसेस किस में है, डिफरेंसेस आर इन एपी, डिफरेंसेस इन एपी। तो ये डिफरेंसेस एपी में है, तो हमें इस सीरीज को अगर ऐड करना है तो इस सीरीज की एड टर्म निकालनी पड़ेगी। तो क्या लिखें, उस समय मैं एस लिख लेता हूं। एस क्या होगा, 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 18 प्लस 27 से लेकर Tn तक। अब फिर से एस लिखता हूं और एक एक टर्म शिफ्ट कर देता हूं, 6 11 18 और लास्ट में Tn माइनस 1 प्लस Tn, यहां 0 लिख दो और यहां भी चाहो तो 0 लिख दो। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे होगा 0, 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस सो ऑन। कितनी टर्म्स आएंगी यहां तक, कहां तक, यहां तक, यहां तक कितनी टर्म्स आ जाएंगी, टिल हियर। इफ आई एम आस्किंग यू नंबर ऑफ टर्म्स टिल हियर, कितनी आ जाएंगी यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स, सर यहां तक नंबर ऑफ टर्म्स, यहां से लेकर यहां तक है n टर्म्स, यहां से यहां तक कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, यहां से यहां तक n टर्म्स हैं, और 2 अलग हो गया, कितनी बची n माइनस 1, यानी इस ब्रैकेट के अंदर आएगी n माइनस 1 टर्म्स, अप टू n माइनस 1 टर्म्स, अप टू n माइनस 1 टर्म्स, साथ में माइनस Tn। अब उस Tn को उठा के इधर ले आओ, तो Tn इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अप टू n माइनस 1 टर्म्स। आपको मालूम होगा कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स होता है n माइनस 1 का स्क्वायर, सम n का स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड
नेचुरल नंबर्स कितना होता है n स्क्वायर। शुरू के n ऑड नंबर्स का स्क्वायर, n ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो होता है n स्क्वायर, यानी कि 1 3 5। जैसे अगर आप देखो शुरू के 2 जोड़ लो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर, शुरू के 3 जोड़ लो 9 यानी 3 का स्क्वायर। तो ये कितने हैं, ये n-1 है, तो इसका सम कितना हो जाएगा, ये n-1 नंबर्स हैं, इसका सम हो जाएगा 2 प्लस n-1 का होल स्क्वायर, दैट इज tn। ये tn आ गया। अब अगर ये tn आ गया तो हमें तो यहां पर क्या है, s की वैल्यू रखनी है, सम की वैल्यू। तो लेट अस फाइंड आउट s। तो s इज इक्वल टू सिग्मा tn, यानी कि सिग्मा ऑफ 2 प्लस n-1 का होल स्क्वायर। यह हो गया कितना, ये तो हो गया सर 2n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है टोटल, n टर्म्स हैं, n तक ऐड करना है हमको। तो n वेरीज फ्रॉम 1 to n, ऐसे लिख लो 1 से n। और यहां हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2 और लास्ट में n-1 का स्क्वायर। तो इसका सम आ जाएगा 2n प्लस n-1 इंटू n इंटू 2n-1 प्लस 1 बाय 6। यही आएगा सम ऑफ n टर्म्स, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, याद रखेंगे कितना होता है, n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये रहा देखो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, सम ऑफ स्क्वायर्स, सबका सम n इंटू n प्लस 1। यहां पर ये क्या है, ये n है, दिस इज n इंटू n प्लस 1, ये दिस इज n, सो दिस इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, और नीचे कितना, n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, क्यूब्स का सम। तो ये तीनों चीजें याद रखें कुछ इंपॉर्टेंट बातों में, कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, याद है सर हमें वैसे। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में अब हमारे पास जो सम आ गया वो आ गया 2n, द सम हैज कम आउट टू बी 2n प्लस n इंटू n-1 इंटू 2n-1 बाय 6, ये आ गया सम। देयरफॉर Sn जो हो गया हमारे पास वो हो गया log x टू द बेस a इंटू ये पूरी सीरीज का जो सम आया हमारे पास, अब 2n-1 टर्म्स, इसका सम आ गया 2n प्लस n इंटू n-1 इंटू 2n-1 बाय 6, ये आ गया। अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है, चलो देखते हैं। हमें दे रखा है S24 ऑफ x इज इक्वल टू 1093, ये Sn ऑफ x है। देखिए क्या दे रखा है, एक तरीके से Sn ऑफ x दे रखा था, कितना आ गया, log x बेस है 2n प्लस n इंटू n-1 2n-1 बाय 6, और ये Sn ऑफ 24 ऑफ x, ये हो जाएगा log x टू द बेस a 24 टू द 48 प्लस 24 इंटू 23 इंटू 48 47 बाय 6। एक बार देख लो, S24 ऑफ x, 24 ऑफ x आएगा 1093, दिस इज गिवन टू बी 1093, ये हो गया log x बेस है, ये देख रहे हो इतना काम करना पड़ेगा, प्लस 6 4 से 24, तो ये आ गया 4 3 से 12 192 92 और इंटू 47 92 इंटू 47, तो 92 इंटू 47 करोगे 7 टू 14 1 63 64 फिर 8 और फिर 36, या 12 3 3 3 2 4 और प्लस 48 3 3 7 2, यहाँ एक बार देख लो 9 4 जा 4 9 36 4 2 जा 8 और 6 12 13 14 आएगा 4 3, यहाँ मल्टीप्लाई में 4 3, तो देखो ध्यान से करना पड़ेगा। 4 3 2 4 4 3 7 2 आया 4 3 7 2, यानी कि अंदर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाता है 4 3 7 2 इज इक्वल टू 1093। उसका मतलब log x बेस ए 1093 अपॉन 4372, 4 से कट रहा है क्या, हाँ सर 4 से कट रहा है, 1/4, यानी कि अपने पास आ गया log x बेस ए 1/4, यानी कि a की पावर 1/4 इज इक्वल टू x। ये हो गया अपने पास
a इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, ये आ गया। अब हमें चाहिए क्या था, ध्यान रखना, हमें चाहिए a का वैल्यू। अब S12 2x है, ध्यान रखो, वो भी S12 2x। तो S12 2x की बात करें अगर हम, S12 ऑफ 2x विल बी log टू द बेस a, x की जगह हो जाएगा 2x और x की जगह हो गया 2x, ये 12 टू द 24, 12 इंटू 11 इंटू 23, 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 इंटू 23 बाय 6। ये सम हमें कितना दे रखा है, ये सम हमें दे रखा है 265, 265। चलो देखते हैं, 6 टू द 12, तो ये हो गया log 2x बेस a, 12 प्लस 22 इंटू 23 इज इक्वल टू 265। 22 टू 3 जा 66, 44, 506 और 12 जोड़ेंगे 506, 506 ही आएगा, एक बार देख लो। n इंटू एन प्लस 1 20, s कितना दे रखा है भाई, S12 2x, तो 12 रखा हमने यहां पर, ध्यान रखें 12, तो 12 टू द 24 और यहां आएगा 12, 11 और 23, 12, 11 और 23 और यहां 24 आएगा, 24, तो कितना हो गया 506 प्लस 24 इंटू लॉग ऑफ 2x बेस a 265, ये हो गया 530, log 2x बेस a इज इक्वल टू 265 अपॉन 530, तो ये आ गया 1/2, यानी कि 2x इज इक्वल टू a की पावर हाफ, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, a इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, a की वैल्यू क्या आ गई 4x स्क्वायर, और वहां ये हो गया हमारा सेकंड कंडीशन, ये सेकंड और ये फर्स्ट। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इफ आई स्क्वायर इट अप, तो सेकंड का स्क्वायर से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 x की पावर 4, यस सर, और x की पावर 4 कितना है a, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू आ गई 16। जीरो नहीं हो सकता, यहां से जीरो भी आएगा, जीरो नहीं हो सकता क्योंकि log के बेस में a लगा है, तो फिर log डिफाइंड ही नहीं होगा। सो द वैल्यू ऑफ a इज 16, so that is the correct value of a। सवाल थोड़ा लेंदी था, हमने देखा जेईई मेंस में मार्च में आया है, वैसे इतना लंबा सवाल अगर आए तो शायद मेरे हिसाब से छोड़ने में फायदा होगा, क्योंकि काफी लेंदी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को करने में 5-10 मिनट लग जाएंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक और, खुद ट्राई करो प्रॉब्लम, ये आपको भी ट्राई करना है और फिर आंसर लास्ट में आपको मिलेंगे, जल्दी से देख लें। ये रहा प्रॉब्लम, ठीक है, तो चलो आगे। यह है नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए आर इज इक्वल टू कॉस 2r पाई बाय एन प्लस आयोटा साइन 2r पाई बाय एन। तो ए आर क्या है, कॉस 2r पाई बाय 9 है, सॉरी, प्लस आयोटा साइन 2r पाई बाय 9, और हमें क्या करना है, आयोटा रूट ऑफ -1 है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो देखो अगर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं सिस ऑफ 2r पाई बाय 9, ये लिख सकते हैं, यस सर। तो a1 क्या होगा, a1 तो है सिस 2 पाई बाय 9, और a2 क्या है सर, a2 है सिस 4 पाई बाय 9। अगर देखा जाए a1 का स्क्वायर होगा सिस ऑफ 2 पाई बाय 9 का स्क्वायर, और हम डी मॉइवर्स थ्योरम से जानते हैं कि सिस ऑफ अल्फा, सिस अल्फा यानी कॉस, सिस अल्फा का मतलब कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, और अगर इसकी कोई इंटीग्रल पावर n करें तो वो सीधा सीधा हो जाता है कॉस n अल्फा प्लस आयोटा साइन n अल्फा, यानी कि सिस n अल्फा, यानी, और जहां पर n क्या है, कोई इंटीजर है, तो क्या मतलब हुआ कि सीधा सीधा n कहां मल्टीप्लाई हो जाता है, एंगल में। तो a2 जो आएगा ये कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम सिस ऑफ 4 पाई बाय n, जो कि क्या है a2। तो a2 क्या हुआ, a1 का स्क्वायर हुआ। इसी तरीके से अगर मैं a3 देखूं तो वो जाएगा सिस 6 पाई बाय n, एंड दैट इज नथिंग बट सिस ऑफ 2 पाई बाय 9, सॉरी 9 का क्यूब, यानी कि a1 का क्यूब। तो अब सिमिलरली
सिमिलरली हम कह सकते हैं कि A4 जो होगा A1 की पावर 4 हो जाएगा, A5 A7 A8 सब इसी तरह से चलते जाएंगे। A4 A5 क्या हो जाएगा, A1 की पावर 5, और ये इसी तरह चलता जाएगा। तो अब अगर हम डिटर्मिनेंट पर आए तो डिटर्मिनेंट हमारे पास है A1 A2 A3, A1 A2 A3, A1 A2 A3, और फिर A4 A5 A6, फिर A7 A8 A9, A4 A5 A6 A7 A8 और A9, ये डिटर्मिनेंट है। तो इसकी वैल्यू क्या रखें सर, ये A1 स्क्वायर A1 क्यूब, A1 की पावर 4, A1 की पावर 5, A1 की पावर 6, A1 की पावर 7, A1 की पावर 8, A1 की पावर 9, ऐसे लिख सकते हैं। कुछ कॉमन आ रहा है क्या पहले वाले से? सर पहले वाले से A1 कॉमन आया, दूसरे वाले कहां से, रो से, इस पहली रो से A1 कॉमन, दूसरी रो से आप देख सकते हैं A1 की पावर 4 कॉमन आ गई, A1 की पावर 4, और तीसरी वाली से A1 की पावर 7, क्या बच गया 1A1 A1 स्क्वायर, 1A1 A1 स्क्वायर, 1A1 A1 स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट की जब भी दो रो आइडेंटिकल होती हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। सो द आंसर वुड बी 0 इन दिस केस। तो ये हो गया आंसर। अब एक और खुद ट्राई करो प्रॉब्लम, आपको ये अभी करना है और आंसर हम इसका लेक्चर के एंड में आपको देंगे और फिर आपको पता चलेगा कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आए। अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम। तो अगला प्रॉब्लम है इफ दिस bracket of x denotes the greatest integer less than or equal to x, then you have to find this sum, यानी समेशन, अगर मैं इसको s बोल दूं, हमें चाहिए समेशन n वेरीज फ्रॉम 8 to 100 माइनस 1 की पावर n इंटू n डिवाइडेड बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। और n कहां से चालू करना है, 8 से। अगर मैंने 8 पुट किया तो 8/4, n को पुट किया 8, तो आपके पास जो टर्म 1 आई वो आई 4, फिर n को पुट किया मैंने 9 पुट किया तो टर्म 2 आई माइनस का 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5, फिर n को रखा 10, तो 10/2 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, तो यानी कि यार है 4 -5 + 5, फिर n को रखा 11 रखा तो 5.5 माइनस का, तो टर्म 4 आ गई माइनस का 6, और n को रखा 12, तो टर्म 5 आ गई 12/2 6, और प्लस का 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी हम n को ऑड पुट कर रहे हैं तो -6, फिर इवन पर +6, इवन पर प्लस टर्म्स आ रही हैं और ऑड पर माइनस टर्म्स आ रही हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड की आ रही हैं, यानी इसका भी 6 मैग्नीट्यूड है, इसका भी 6 मैग्नीट्यूड, लेकिन साइन अपोजिट है, यानी पेयर्स में टर्म कैंसिल आउट हो रही है। यहां पे n को 13 रखोगे, 13/2 6.5 माइनस का 6.5 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर -7, फिर 14 रखोगे 7, ये कार्यक्रम चलता जाएगा। लास्ट में 100 पर कितना आएगा, 100 पर आएगा सर +50, 100 पर आएगा +50, 101 पर क्या आता, -101 पर, 101 पर अगर हम देखते 101 पर वो बन जाता 50.5 यानी कि -51 आता, तो इसके पहले जो आया होगा वो -50, क्यों? आप देख लो 99 रखो, 99 भी रख लो, 99/2 49.5 विद नेगेटिव साइन, तो -50, यानी आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक 8 से लेकर 100 तक कितने टर्म्स हैं, 93 टर्म्स हैं। ये टर्म्स कितने हुए, 92 टर्म्स हुए, 92 टर्म्स हुए, 4 को छोड़ दो, 92 टर्म्स हुए। कई बच्चे कहेंगे 100 से लेकर 8 तक से 92 हैं, अबे 92 नहीं है, 93 टर्म्स हैं। तो 93 टर्म्स हैं, यहां परफेक्ट पेयर्स बन गए, तो इन सब का सम तो 0 आ गया, तो s की वैल्यू आ गई 4। द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज 4, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स पेयर वाइज कैंसिल आउट हो गए, 5 -5 6 -6। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला प्रॉब्लम। द सम ऑफ द सीरीज 1/x + 1 + 2/x² + 1 2² x⁴ + 1 2^100 x⁴ 2^100 + 1 when x = 2 is, यानी हमें इस सीरीज का सम बताना है जब x 2 हो। तो अगर गौर से देखो तो ये सीरीज ना तो AP है, ना GP है, ना HP, कुछ भी नहीं है।
तो कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, x प्लस वन प्लस, इसको ऐसे लिख दूं, 1/1 प्लस एक्स प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 1, 2/x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस ऑन अप टू 2 की पावर 100 अपॉन x की पावर 2 की पावर 100, 2 की पावर 100 प्लस 1 प्लस लिखूं, इसको भी ऐसे लिख देता हूं, यानी 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर 100। सर आपने इसे ऐसे क्यों लिखा? ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि मुझे एक चीज छोटी सी याद है कि अगर मैं 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स से 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, 1 माइनस एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया किसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4, तो इसका आंसर क्या आता है सर? पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहां से आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स की पावर 4, फिर अल्टीमेटली ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 8 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो ये छोटा सा आइडिया मेरे दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं है, तो आपके दिमाग में भी डेफिनेटली कुछ इस तरह के आइडियाज होंगे कि हाँ सर कुछ ऐसा तो होता तो है। बिल्कुल। तो अगर मैं क्या करूं, यहां एलसीएम ले रहा हूं, तो एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8, बिल्कुल ऐसा सा ही एलसीएम आ रहा है मल्टीप्लाई में। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, और अब मैं दोनों साइड पर 1/1 माइनस एक्स ऐड कर देता हूं, 1/1 माइनस एक्स और बाकी की सीरीज एज इट इज 1/1 प्लस एक्स 2/1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस 1 अप टू 2 की पावर 100 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर 100, ये आ जाएगा। अब जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे ये आ जाएगा, नीचे तो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर आएगा 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स को जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अरे वाह, हम अपनी सोच में सफल हो रहे हैं। और इसको देखें तो ये लिखा है 4/1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8/1 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस ऑन अप टू 2 की पावर 100 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर 100। अब इन दोनों को ऐड करो तो यहां आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी 2 आएगा और पहले से 2 है, तो कितना हो जाएगा 4/1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 4/1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8/1 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस 1 अप टू 2 की पावर 100 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर 100। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो सर? अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहां कितना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 8/1 माइनस एक्स की पावर 8, 8/1 माइनस एक्स की पावर 8, इन दोनों को ऐड करके, और फिर प्लस 8/1 प्लस एक्स की पावर 8 प्लस 1 अप टू 2 की पावर 100 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2 की पावर 100। इतना करने के बाद हर इंसान के बच्चे को अब पैटर्न समझ में आने लगता है। तुम्हें आया? हाँ सर हमें भी आ गया। देखो जरा समझना, अगर मैं सिर्फ यहां तक लेता 4 तक, यहां तक लेता, यानी सिर्फ यहां तक लेता, यानी सिर्फ यहां तक लेता, तो आंसर आता यहां ये आंसर आ जाता। बस इतना ही रखता, अगर सवाल बस इतना ही होता, अगर सवाल बस इतना ही होता तो आंसर कितना आ जाता सर? 8/1 माइनस एक्स की पावर 8, यानी कि 4 का क्या हो जाता डबल, और नीचे 1 माइनस एक्स की पावर 8 हो जाता है, यानी एक्स की पावर 4 का स्क्वायर और माइनस बीच में आ जाता। अगर मैं 8 तक रखता तो आंसर क्या आता सर? ये आ जाता 16/1 माइनस एक्स की पावर 16, यानी फिर से इसका तो हो जाता 2 टाइम्स, जैसे 4 का हुआ था 8, यहां 8 का हो जाता 16 और नीचे आता 1 माइनस एक्स की पावर 16। तो फाइनली जो आंसर आएगा, तीव्र बुद्धि वाले लोग समझेंगे, ऊपर तो हो जाएगा दिस इंटू 2 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर 100 का स्क्वायर। तो ये ऊपर तो क्या आ गया 2 की पावर 101 और नीचे आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 2 की पावर 100 इंटू 2, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर a की पावर m हो और बाहर n पावर हो तो क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो गया
2 की पावर 101 अपॉन 1 माइनस x की पावर 2 की पावर 101, ये आंसर आ गया। तो 2 की पावर 101 माइनस 1 माइनस, और x को कितना रखना है भाई, तो x को रखना है 2, और ये किसकी वैल्यू है, ये s प्लस 1 अपॉन, ये वैल्यू है ये s प्लस 1 अपॉन 1 माइनस x की, कितनी आ गई, 2 की पावर 101 अपॉन 1 माइनस x की पावर 101, x की पावर कितना 101, ये आया, यस सर। तो s की वैल्यू फाइनली आ गई -1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 2 की पावर 101, x की पावर 101। अब x को कितना रखना है, x को रखना है 2, तो पुट x इक्वल टू 2, जैसे x को 2 रखा तो ये आ गया 1 प्लस 2 की पावर 101 अपॉन 1 माइनस, ये 2 की पावर था, देखा यहां पर 2 की पावर था, x 2 की पावर 101, यहाँ 2 की पावर 101, काफी कंफ्यूजिंग सवाल है। 1 माइनस 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर हो जाएगा, 2 की पावर 2 की पावर 101, इस तरह का आंसर है। कंफ्यूजिंग सवाल है, देख रहे हो, लिखते लिखते आदमी कंफ्यूज हो रहा है। हाँ सर, बढ़िया सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। तो 1 माइनस या 1 माइनस 2 की पावर या 1 प्लस, एक बार देख लो भाई अपने पास क्या आया, सर अपने पास आया ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 की पावर 101, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 की पावर 101 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ ऐसा लिखा जा सकता है, देख लो। हाँ सर, तो 1 माइनस 2 की पावर 101, सेकेंड आंसर आ गया भाई, एक बार देख लेना। भैया बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा है। एग्जाम में बच्चा काफी हद तक कंफ्यूज हो सकता है, बहुत सारी पेशेंस चाहिए इस तरह के सवाल को करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, और यह रहा अगला प्रॉब्लम। इफ k बिलोंग्स टू n, लेट दिस इज इक्वल टू ए के अपॉन 1 अल्फा प्लस k, यानी 1 अपॉन अल्फा, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 से लेकर अल्फा प्लस 20, यह बराबर है, k को 0 रखा तो ए नॉट अपॉन अल्फा, a1 अपॉन अल्फा प्लस 1, a2 अपॉन अल्फा प्लस 2, एंड प्लस ऑन अप टू a20 अपॉन अल्फा प्लस 20। और हमें बतानी है वैल्यू 100 इंटू a14 प्लस a15 अपॉन a13 का होल स्क्वायर। तो क्या करें, यहां एलसीएम ले लेते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम आएगा अल्फा, अल्फा प्लस 1 से लेकर अल्फा प्लस 20, यहां a के साथ में, a नॉट के साथ में अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 से लेकर अल्फा प्लस 20, यानी अल्फा नॉट में अल्फा प्लस 0 मिसिंग होगा। a1 में सर अल्फा होगा, अल्फा प्लस 2 होगा, और फिर अल्फा प्लस 20 तक जाएगा। यानी इसमें क्या मिसिंग होगा सर, इसमें अल्फा प्लस 1 मिसिंग होगा प्रोडक्ट में। और अगर मैं यहां पर प्लस, भाई यहां जगह नहीं है तो यहां लिख रहा हूं, प्लस a2 वो लिखूं तो उसमें अल्फा, अल्फा प्लस 1, फिर अल्फा प्लस 3 से लेकर अल्फा प्लस 20 तक जाएगा। तो इस तरह से जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहां जगह बना लेते हैं थोड़ी सी, ले आओ, जगह की बहुत कमी है इधर। तो a2 अल्फा, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 3 से लेकर अल्फा प्लस 20, और यूं ही चलते चलते a20 में क्या आएगा बेटा सर, अल्फा, अल्फा प्लस 1 से लेकर अल्फा प्लस 19 तक आएगा। और नीचे जो एलसीएम आएगा सर, वो एलसीएम आ जाएगा, वो एलसीएम आ जाएगा अल्फा, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 से लेकर अल्फा प्लस 20, ये एलसीएम आ गया। अब ये बराबर है 1 अपॉन अल्फा, अल्फा प्लस 1 से लेकर अल्फा प्लस 20, तो ये एलसीएम और ये कैंसल आउट हो गया। यानी अपने पास क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू ए नॉट अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2 से लेकर अल्फा प्लस 20, फिर प्लस a2 अल्फा, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 3 से लेकर अल्फा प्लस 20, और लास्ट में a20 उसके साथ में अल्फा, अल्फा प्लस 1 से लेकर अल्फा प्लस 19 तक आएगा। ये आ गया। अब देखो ये हर अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए ट्रू है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा ग्रेटर देन 0।
यानी अगर ये सबके लिए ट्रू है, सब अल्फाज के लिए ट्रू है ग्रेटर देन 0, तो ये क्या बन गई? आइडेंटिटी बन गई। अगर ये आइडेंटिटी बन गई तो फिर ये अल्फा की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी, हर वैल्यू के लिए। तो हम अगर A14, अब देखो A0 है, अगर मैं अल्फा को 0 रख दूं पूरे में, अब कई बच्चे का सर अल्फा तो 0 से बड़ा, 0 कैसे रख दो? अबे ट्रू हो गई ना सबके लिए, इट इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ आर। ये रिलेशन, कम से कम ये रिलेशन ट्रू है फॉर ऑल ऑफ आर। तो फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू आर, बिकॉज नाउ इट इज एन आइडेंटिटी, इट इज ट्रू फॉर ऑल अल्फा, पॉजिटिव अल्फा। तो अगर आप खुद देखो ये कितने डिग्री की इक्वेशन आएगी? सर ये अल्फा में मेरे ख्याल से 19 डिग्री की इक्वेशन आ रही है। कितने डिग्री की? 19 डिग्री की इक्वेशन आ रही है। 19 डिग्री की आ रही है, हाँ 20 डिग्री की। कितने डिग्री की? 20 डिग्री की इक्वेशन आ रही है। 20 डिग्री की इक्वेशन आ रही है तो कितने रूट्स होंगे सर? 20। लेकिन इसके तो इनफाइनाइट रूट से तो क्या बन गई? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बन गई तो अल्फा की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी ना भाई? हाँ सर समझ में आया। तो अल्फा को रख दें, अगर मैं 0 रख दूं तो देखो सिर्फ A0 जिंदा बचेगा, बाकी सब मर जाएंगे। क्यों? अल्फा सिर्फ किस में नहीं है? इसमें नहीं है, बाकी सब गए। तो अगर मुझे A15 चाहिए, A13 चाहिए, A14 चाहिए, तो A13 के लिए, फॉर A13 पुट अल्फा इक्वल टू -13। अल्फा को -13 रखते ही -13 इसमें भी होगा, अल्फा +13, इसमें भी अल्फा +13, सब मर जाएंगे, सिर्फ कौन बचेगा? A13। और A13 के साथ क्या होगा? अल्फा +1 से लेकर अल्फा +12, और उसमें अल्फा +13 मिसिंग होगा, अल्फा +14 से लेकर अल्फा +20 इज इक्वल टू 1। ये आया। अब इसमें अल्फा की जगह रखना है -13, तो -13 रखा, बाकी सब तो गए, तो -13, -12, -11 से लेकर -1, फिर 1, फिर 2, फिर 3 से लेकर 7, और ये बराबर है 1 के। अब गौर से देखो, ये बन गया -13 फैक्टोरियल और ये बन गया 7 फैक्टोरियल। तो A13 आ गया, A13 आ गया -1/13 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। अब मुझे A14 चाहिए, तो क्या करूं? पुट अल्फा इक्वल टू -14। -14 रखा तो फिर से क्या होगा? वही होगा, सारे गायब हो जाएंगे, सिर्फ A14 बचेगा, क्योंकि अल्फा +14 वाला फैक्टर सब जगह होगा। तो अल्फा को -14 रखते सबके सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ A14 बचेगा। और A14 के साथ क्या क्या बच जाएगा सर? वो बच जाएगा अल्फा +1, फिर अल्फा +13, फिर अल्फा +15, फिर अल्फा +16 से लेकर अल्फा +20, और ये बराबर है 1 के। तो जैसे 14 रखा -14, तो यह -14, -13 से लेकर -1, फिर 1, फिर 2, फिर 3 से लेकर 6 इज इक्वल टू 1। अब ये माइनस इवन बार है, तो A14 की वैल्यू आ गई 1/14 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। इसी तरीके से A15 कितना आ जाएगा सर? अब तो समझ में आ रहा है, 15 में माइनस बार आएगा, तो -1/15 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सिमेट्री से दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, समझदार बच्चों को दिख गया होगा बिल्कुल। अब हमें चाहिए A14 प्लस A15 अपॉन A13 का होल स्क्वायर इंटू 100। यही चाहिए ना? जरा देख लो, A14, A15 और A13 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं, नाउ ये चाहिए तो ये हो गया 100 इंटू ऊपर 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं A14 अपॉन A13, A15 अपॉन A13 का स्क्वायर। ये हो गया 100 इंटू, ये कितना आएगा सर? A14, तो नीचे तो आ गया 14 फैक्टोरियल, 16 फैक्टोरियल, और ऊपर आ गया -13 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, फिर प्लस नीचे आ गया 15 में 15 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, और ऊपर आ गया 13 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया इस केस में, क्योंकि ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, हाँ ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस रह गया। तो अब देखो 13 से ये कट गया, तो 100 नीचे आ गया 14, और ऊपर बच गया ये 14 फैक्टोरियल है भाई, ध्यान रखना है 14 इंटू 6 फैक्टोरियल, कभी कुछ और सोच लो, इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 1/2 बच गया, माइनस का हाफ बच गया बस,
हाँ सर दिख रहा है, 14 नीचे 7 ऊपर 1/2। अब यहाँ तो नीचे बचेगा 15 इंटू 14, वो बचेगा 7 इंटू 6, 7 इंटू 6, 15 इंटू 14, 7 2 ज़ा 2 3 ज़ा 5, तो ये बच गया 1/2 प्लस 1/5, यानी कि ये आ गया 100 माइनस 1/2 प्लस 1/5 का होल स्क्वायर। तो 100 इंटू 3/10 का होल स्क्वायर। तो उत्तर क्या है पुत्र? तो उत्तर आ गया है 9। सो 9 इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सो द आंसर हियर कैन बी रिटन एज 9। सो 9 इज द आंसर इन दिस केस। आइए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। इस सीरीज का हमें सम निकालना है। तो अगर मैं इसकी टर्म nth लिखूं तो ये है 2n प्लस 1 ऊपर, कैसे 3 5 7 9, ये सबके सब क्या है? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर में 2n अगर आप इसे ऐसे लिखें तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये न्यूमिरेटर का tn होगा, टी न्यूमिरेटर, tn फॉर न्यूमिरेटर ऐसे लिखते हैं। दिस इज फॉर tn फॉर न्यूमिरेटर। तो क्या हो जाएगा सर? ये हो गया 2n प्लस 1, देख लो n को 1 रखो, हाँ ठीक है, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करना होता है? टेलीस्कोपिक सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे। तो कितना अच्छा होगा अगर ऊपर इन दोनों का डिफरेंस हो जाए। तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जरा देखो क्या ऐसा बन रहा है। अगर नहीं बन रहा तो फिर कुछ और जुगाड़ करेंगे। माइनस एन स्क्वायर कितना आएगा? एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर, कितना आ गया? एन स्क्वायर आ गया। अरे वाह! तो यानी कि हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये है एन स्क्वायर, तो कट गया, सॉरी एन स्क्वायर कट गया, एन स्क्वायर कट गया है ना, क्या बच गया? 2n प्लस 1 बचा। ऊपर 2n प्लस 1 है क्या? ऊपर 2, हाँ 2n प्लस 1, मैं सोच रहा एन स्क्वायर है, तो 2n प्लस 1 है, तो 2n प्लस 1 बच गया, बिल्कुल। तो हम इसे लिख सकते हैं ऊपर n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। सेपरेट करेंगे, 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, अब कहां तक चाहिए? 10 टर्म्स तक का सम चाहिए। तो t1 क्या होगा सर? 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। t2 क्या होगा? 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। और यूं ही चलते चलते t10 क्या होगा? 1 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 11 स्क्वायर। ऐड करो, ये गया, ये गया, लास्ट में बचेगा तो S10 जो आ गया वो आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 121, यानी कि 120 अपॉन 121। तो आंसर क्या आ गया? सेकंड वुड बी द आंसर इन दिस केस। टेलीस्कोपिक सीरीज बनाकर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर n होल नंबर ना हो, आपको मालूम है बाइनोमियल थ्योरम में आपने इसका एक्सपेंशन पढ़ा था, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स, एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। इसमें n की जगह -1 रख दें तो ये आ जाएगा। अब इसमें x की जगह -x रख दें ऊपर वाले में तो ये आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जेई मेंस जुलाई में इन्होंने क्या किया, एक प्रॉब्लम दिया जिसमें इन दोनों का मिक्स कर दिया दोनों को। b is a very small as compared to a, so that the cube of the higher powers of b by a can be neglected in the identity this। तो आपको गामा चाहिए, तो क्या लिखा है? 1 अपॉन a माइनस बी। अब आप देखो सर, ये सीक्वेंस सीरीज और इसका संगम और 1 अपॉन a माइनस 3b प्लस ऑन प्लस 1 अपॉन a माइनस एन बी, ये है, ये सीरीज का सम है। कितना? अल्फा एन प्लस बीटा एन प्लस गामा एन क्यूब। तो देखो यहां सीक्वेंस सीरीज में क्यों लिखा मैंने ये सम, आप देख रहे हो जीपी है, हाँ सर जीपी का सम कितना होता है? 1 प्लस एक्स की पावर -1, ये भी जीपी है, 1 माइनस एक्स की पावर -1। चाहो तो आप इसे सम ऑफ जीपी से भी कर सकते हो, a अपॉन 1 माइनस आर होता है इसका सम, a अपॉन 1 माइनस आर। क्या आ गया? एस इन्फिनिटी, यही आएगा सर, ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर -1। जीपी से भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर आप इसको भी चाहें तो जीपी से लिख सकते हैं। तो यहां पर इस प्रॉब्लम में यह जो लिखा है, ये लिखा है a माइनस बी, फिर a माइनस 2b, फिर a माइनस 3b और लास्ट में a माइनस एन बी की पावर -1।
and this can be written as summation of a minus आर बी की पावर -1, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, ऐसे लिख सकते हैं। ए कॉमन ले लो तो ए की पावर -1 बाहर आ जाएगा, 1 माइनस एन बी या आर बी बाय ए की पावर -1, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये आ जाएगा। यस सर। अब ये बन गया एक तरीके से 1 माइनस एक्स की पावर n, तो उसका सम क्या होगा सर? इसका जो एक्सपेंशन होगा, इसका जो एक्सपेंशन, सिर्फ इसका एक्सपेंशन, अभी सम छोड़ दो, इसका एक्सपेंशन देखो सर, 1 माइनस एक्स की पावर -1, 1 माइनस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। समेशन अभी ज्यों का त्यों है, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, 1 प्लस आर बी बाय ए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस आर क्यूब बी क्यूब बाय ए क्यूब प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब उसने क्या बोला है, एज कंपेयर टू द क्यूब एंड हायर पावर्स ऑफ बी बाय कैन बी निग्लेक्टेड। तो इसमें हम किस किस को निग्लेक्ट कर देंगे सर? हम इसके ये सबकी सब क्या हो गई, निग्लेक्ट हो गई। और जब ये सबकी सब निग्लेक्ट हो गई तो आपके पास बच गया 1 बाय ए समेशन आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, 1 प्लस आर बी बाय ए प्लस आर स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये बचा। अब समेशन आगे बढ़ा दो तो ये हो जाएगा 1 बाय ए समेशन ऑफ 1 समेशन ऑफ बी बाय ए आर प्लस समेशन ऑफ बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर समेशन ऑफ आर स्क्वायर। और ये समेशन कहां से कहां तक था? 1 से n तक था। आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n। और हमें पता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो ये कितना हो गया सर? ये तो हो गया 1 बाय ए n इंटू n प्लस 1 बाय 2 b बाय ए प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n 2n प्लस 1 बाय 6 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब हमसे कहा गया है ये किस फॉर्म का सम है? अल्फा की पावर n, अल्फा n प्लस बीटा n स्क्वायर प्लस गामा n क्यूब, ये इसी फॉर्मेट का है। बिल्कुल सर। यहां n आएगा, n वाली टर्म्स आएंगी, हाँ सर। यहां से आएगा n स्क्वायर, यहां से आएगा सिर्फ n, तो एक तो n स्क्वायर आएगा और n वाली टर्म आएगी, और यहां से एक n क्यूब वाली आएगी, फिर n वाली आएगी और n स्क्वायर वाली आएगी, यानी और कांस्टेंट, कांस्टेंट तो नहीं आएगा, कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। तो यानी ये किस फॉर्म का है? 1 बाय ए n के साथ कुछ आएगा, n स्क्वायर के साथ भी कुछ आएगा, n क्यूब के साथ जो आएगा वो हमें चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ गामा चाहिए। तो n क्यूब के साथ क्या आएगा जरा वो देखो। n क्यूब तब आएगा जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे, यानी कि 2 बाय 6 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये आएगा, देख लो n क्यूब के साथ 2 बाय 6 बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। देयरफॉर अगर यह बराबर है अल्फा n बीटा n स्क्वायर गामा n क्यूब, तो गामा कितना आ गया? गामा आ गया सर, यह आ गया 1 बाय 3 बी स्क्वायर बाय ए क्यूब। ए क्यूब क्यों? क्यों बाहर 1 बाय ए भी है, वो भी ध्यान रखना। तो 1 बाय 3 बी स्क्वायर बाय ए क्यूब, 1 बाय 3 बी स्क्वायर बाय ए क्यूब। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बहुत बढ़िया सवाल था। एपी मतलब ये आप कह सकते हैं समेशन ऑफ सीरीज का, समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, उनके स्क्वायर्स का, उनके क्यूब्स का सम का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन विद बाइनोमियल थ्योरम। तो चलिए अब ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, ट्राई दिस योरसेल्फ, ये आप खुद ट्राई करेंगे। ATK 5 है ये। भाई अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स प्लस अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस ऑन टिल इंफिनिटी, और आप इसे शॉर्ट फॉर्म में n 0 टू इंफिनिटी x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये वाला जो एक्सपेंशन है दैट इज वैलिड फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। इसी तरह से ln ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 ऑन टिल इंफिनिटी,
और इसके लिए x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो ये दोनों बातें दिमाग में रखते हुए आइए एक प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। यह रहा प्रॉब्लम, हमें इस सीरीज का सम बताना है, x 0 से 1 के बीच में है। तो यह है 3/2 x की पावर 2 प्लस 5/3 x की पावर 3 प्लस 7/4 x की पावर 4 सॉन्टिल इंफिनिटी। तो अगर मैं इसका टर्म nth लिखूं, टर्म nth आएगा, नीचे तो n+1 दिखाई दे रहा है, नीचे क्या दिखाई दे रहा है n+1, और ऊपर x की पावर n+1 दिखाई दे रहा है, और साथ में 2 3 3 5 7 ये सब AP में है, तो उसकी nth टर्म आएगी n-1 इंटू 2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये आ गया 2n+1, यानी कि न्यूमरेटर में आ गया 2n+1। सो दैट इज व्हाट वी हैव इन द न्यूमरेटर। तो चलिए देखते हैं इसको आगे। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू n+1 -1 इंटू एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो सेपरेट करूं तो बन जाएगा 2 - 1 अपॉन n+1 एक्स की पावर n+1, यानी कि 2 एक्स की पावर n+1 माइनस एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ये बन गया हमारे पास टर्म nth। अब टर्म nth आ गया, लेट अस फाइंड आउट द सम ऑफ दिस सीरीज, यानी कि tn हो गया 2 इंटू एक्स की पावर n+1 माइनस एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ऐसे लिख दिया हमने इसको। ये देखें ये कैसे किया, ऊपर में असल में मैंने n+1 क्रिएट कर लिया ताकि सेपरेट करने पर ये 2 और ये -1 अपॉन n+1। अब जैसे ही ये बना और 2 इंटू एक्स की पावर n+1 बना, तो दिख रहा है ये तो जीपी बनेगी। कैसे, 1 रखो तो s इंफिनिटी आएगा, अगर देखा जाए तो 2x² 1 रखने पर, फिर x³, फिर x की पावर 4, फिर x की पावर 5 सो अनटिल इंफिनिटी, यही आएगा। दैट इज व्हाट वी विल हैव इन द इन दिस द फर्स्ट सीरीज। और दूसरी सीरीज होगी 1 रखा तो x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 2 3 2 रखा 3 3 रखा 4 सो अनटिल इंफिनिटी, ये आ गया। अब ये इनफाइनाइट जीपी है, सम बोलो, तो 2x² अपॉन 1 - x², यही सम आएगा। 1 - x आएगा नीचे, क्योंकि कॉमन रेशियो कितना है, x है। अब इस सीरीज की बात करें, इस सीरीज के लिए हमें वापस जो इंपॉर्टेंट बात थी उस पर जाना चाहिए। ये रही वो इंपॉर्टेंट बात। अगर आप यहां देखें सीरीज में, अगर मैं ln ऑफ 1 - x की सीरीज लिखूं तो बन जाएगी -x - x²/2, यानी माइनस बाहर ले लूं तो सब प्लस में बचेंगे, x³ अपॉन 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 सो अनटिल इंफिनिटी। और हमारी सीरीज यहां से बच रही है, ये बच रहा है अपनी सीरीज में, x की पावर 2 अपॉन 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन 3, देखो यही बच रहा है अपनी सीरीज में। यस सर, यही बच रहा है, देखो। हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ln ऑफ 1 - x प्लस x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ x²/2 x³/3 प्लस x की पावर 4/4 सो अनटिल इंफिनिटी, यानी ये वैल्यू हो गई। तो हम इसकी जगह पर अपनी सीरीज में ये वैल्यू रख देते हैं, माइनस को हटाकर ln ऑफ 1 - x प्लस x, यही आ जाएगा, यही आएगा बिल्कुल। तो अब क्या करें, अब एलसीएम लेकर इसको x को इसमें ऐड कर लेते हैं, 2x² अपॉन 1 - x प्लस x प्लस ln ऑफ 1 - x, कितना हो गया 2x² प्लस x माइनस x² डिवाइडेड बाय 1 प्लस x plus ln of 1 - x. So this becomes x² plus x upon 1 plus x² plus x, हाँ यही बन रहा है यार, बिल्कुल, और प्लस ln ऑफ 1 - x, 1 - x है नीचे डिनोमिनेटर में, ये माइनस है नीचे, 1 - x, अभी बस हो गया था काम, 1 - x है भाई, ये नीचे है 1 - x, तो ये हो गया x² प्लस x अपॉन 1 - x और प्लस ln ऑफ 1 - x। तो दिस बिकम्स x इंटू 1 प्लस x अपॉन 1 - x प्लस ln ऑफ 1 - x।
दैट वुड बी द आंसर इन दिस केस. x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स ln ऑफ 1 माइनस एक्स. कहीं दिख रहा है भाई आंसर? हाँ सर, फर्स्ट आंसर दिखाई दे रहा है. फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस. 1 प्लस एक्स, एक बार देख लो, 1 प्लस एक्स. हाँ, फर्स्ट आंसर मैच कर रहा है. हाँ, फर्स्ट आंसर मैच कर रहा है. तो चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं. तो अगला प्रॉब्लम ये रहा. तो दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम. Sn is equal to 1 into n minus 1, 2 into n minus 2, 3 into n minus 3 plus on up to n minus 1 into n. ये Sn है और हमें इस सीरीज का सम बताना है और वो भी एक्सपोनेंशियल सीरीज के टर्म्स में आंसर आने वाला. तो चलिए देखें. तो हम Sn को लिख सकते हैं, वी कैन राइट Sn एज, क्या लिख सकते हैं सर? इसे लिख सकते हैं r, मतलब अगर मैं इसकी टर्म मेहनत लिखता हूँ, टर्म आरथ ऑफ दिस सीरीज. 1 में 1 आ रहा है, 2 में 2, 3 में 3, 4 में 4, तो r में r इंटू एन माइनस आर. दिस इज अवर टर्म आरथ ऑफ द सीरीज. अब जो Sn होगा वो हो जाएगा समेशन टी आर वेरीज फ्रॉम 1 टू n. 1 टू n, 1 से लेकर कहां तक गया? n माइनस 1 तक गया. 1 से लेकर n माइनस 1 तक. सो r गोज फ्रॉम 1 टू n माइनस 1. दैट इज समेशन r goes from 1 to n minus 1 n to n minus 1. और फिर उसके बाद है जो हमारा टर्म है एन आर माइनस आर स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा सर? यह हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n इंटू 1 से लेकर n माइनस 1 तक का सम, शुरू के फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर. क्यों? ये होगा r वेरीज फ्रॉम 1 टू n माइनस 1 ऑफ r माइनस समेशन आर स्क्वायर n वेरीज फ्रॉम 1 टू r वेरीज फ्रॉम 1 टू n माइनस 1, 1 टू n माइनस 1. तो ये सम हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू n, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा बाहर. एक बार समझ लो, ये n आएगा, फिर अगला टर्म क्या आएगा? अगला टर्म आएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2. तो n माइनस 1 में क्या होगा? n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस, यह कितना होगा सर? ये होगा n माइनस 1 इंटू n इंटू 2 n माइनस 1 प्लस 1, दिस होल अपॉन 6. यही आएगा. तो Sn कितना आया बंधु? सर Sn आ गया n इंटू n स्क्वायर इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 बाई 6. यही आ रहा है. कुछ कॉमन आया पूरे से? हाँ सर, पूरे से कुछ कॉमन तो आ रहा है. कितना आ रहा है? n इंटू n माइनस 1 बाय 2. अंदर क्या बच गया सर? ये बच गया n माइनस 2n माइनस 1 बाय 3. ये बच रहा है, देख लो. हाँ सर, ये बच रहा है. तो Sn, तो 2Sn कर दूं. 2Sn इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू 3n माइनस 2n n प्लस 1 बाय 3. ये बच जाएगा. अब 2Sn अपॉन n फैक्टोरियल है, तो 2Sn अपॉन n फैक्टोरियल विल बी 1 अपॉन 3 n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन n फैक्टोरियल. ये आ गया. अब 2Sn अपॉन n फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करें तो 2Sn अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बाई 3 n इंटू n माइनस 1 इंटू, मेरे ख्याल से कितना है, n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बाय n फैक्टोरियल. और आपको मालूम है कि n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल. तो ये और ये टर्म कट गया, अपने पास आ गया 1 बाई 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल. इसको अगर हम चाहें तो आगे लिख सकते हैं 1 बाई 3, न्यूमरेटर में क्या लिख दें? न्यूमरेटर में हम लिख देते हैं n माइनस 2 प्लस 3 अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल. और जैसे हम इसे सेपरेट करेंगे, ये आएगा 1 अपॉन 3 1 अपॉन n माइनस 3 का फैक्टोरियल, फिर प्लस 3 अपॉन n माइनस 2 का फैक्टोरियल. ये आ गया. और सेपरेट करते ये हो गया 1 अपॉन 3 इंटू
n-3 का फैक्टोरियल 1 और फिर प्लस 1/n-2 का फैक्टोरियल। ये किसकी वैल्यू आई? 2SN/n फैक्टोरियल की। अब देयरफॉर 2SN/n फैक्टोरियल, इसको उठा के इधर ले आओ, -1/n-2 फैक्टोरियल, ये बराबर हो गया 1/3 1/n-3 का फैक्टोरियल। अब मुझे क्या चाहिए? मेरे ख्याल से इसी का सम चाहिए। आई नीड द सम ऑफ दिस फ्रॉम 4 to infinity, यानी कि हम मैं लगाऊंगा यहां पर समेशन n वेरीज फ्रॉम 4 to infinity, तो यहां भी समेशन n वेरीज फ्रॉम 4 to infinity, तो यह आ गया 1/3 इंटू 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस ऑन टिल इंफिनिटी, ये आ गया। अब e की पावर x का एक्सपेंशन क्या है? e की पावर x का एक्सपेंशन वैसे तो आपको दिखाया था, लेकिन हम यहाँ e की पावर 1 का जरूरत पड़ेगा। ये होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल x³ 3 फैक्टोरियल सॉन टिल इंफिनिटी। तो e का एक्सपेंशन हो गया 1 प्लस x को 1 रख दो, 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल प्लस ऑन टिल इंफिनिटी। गौर से देखो, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, इतना तो हमारे पास है, ये लिखा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई सर? इसकी वैल्यू हो गई e-1 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल सॉन टिल इंफिनिटी। तो यानी यह आ गया e-1/3। So therefore the correct answer in this case will be the first one. ये पहला सही आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, आइए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। Let us move on to the next problem. So that is the next problem. 0 to 1 है x और y इस सीरीज के इक्वल है और हमें e की पावर 1 प्लस y की वैल्यू बतानी है एट x इक्वल टू हाफ। तो चलो देखते हैं क्या करें। हम इसे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू, अगर मैं इसकी जनरल टर्म देखूं तो पहले तो हम सीरीज ही लिख लें, x² 2 प्लस 2/3 x³ प्लस 3/4 x की पावर 4 प्लस ऑन टिल इंफिनिटी। तो अगर मैं इसकी TRth या TNth लिखूं तो TNth क्या हो जाएगी? तो TNth हो जाएगी n x की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटू, अब ये देखो, ये है 1 फिर 2 फिर 3 एंड सो ऑन, यानी कि ऊपर फर्स्ट में 1 है, 2 में 2 है, 3 में 3 है, तो n अपॉन n+1 इंटू x की पावर n+1। तो क्या करें सर? ऊपर लिख देते हैं n+1 -1 अपॉन n+1 x की पावर n+1। सेपरेट करें तो 1 -1 अपॉन n+1 इंटू x की पावर n+1। तो टर्म nth हो गई हमारे पास x की पावर n+1 माइनस x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब y की वैल्यू क्या होगी? इसमें n की जगह पर पहले कितना रखें? 1 रखेंगे तो आएगा x² फिर x³ फिर x की पावर 4 सॉन टिल इंफिनिटी, और यहां आ जाएगा x² अपॉन 2 प्लस x³ अपॉन 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सॉन टिल इंफिनिटी। इसकी वैल्यू अभी अभी हमने देखी थी, इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू थी ln of 1 minus x प्लस x, ln of 1 minus x प्लस x। तो यानी कि ये हो जाएगा ln of 1 minus x प्लस x, और इसकी वैल्यू ये gp है x² अपॉन 1 माइनस x। तो जब ऐड करेंगे x² अपॉन 1 माइनस x और प्लस दिस, यानी बीच में प्लस है भाई, हाँ, और x² 1 माइनस x प्लस x प्लस ln ऑफ 1 माइनस x, ये आएगा। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे, व्हाट वी विल गेट x² प्लस 1 माइनस x² अपॉन 1 माइनस x प्लस ln ऑफ 1 माइनस x। तो दैट बिकम्स 1, हमने इसे ऐड किया, x² प्लस x माइनस x² आएगा, x माइनस x², एलसीएम लेकर ये हो गया x² प्लस x माइनस x² अपॉन 1 माइनस x, यानी बच गया x अपॉन 1 माइनस x प्लस ln ऑफ 1 माइनस x। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ y। हमें y की वैल्यू किस पर चाहिए? एट x इक्वल टू हाफ चाहिए, तो उसमें x को हाफ रख दो, तो एट x इक्वल टू हाफ y आ गया हाफ अपॉन
हाफ प्लस ln ऑफ 1/2, हाफ अपॉन हाफ, यही आ रहा है ना भाई, एक बार देख लो, 1/2 प्लस 1/2 x अपॉन 1 माइनस एक्स, x अपॉन 1 माइनस एक्स, और x को कितना रखना है हमें, हाफ रखना है, तो हाफ रखेंगे तो अपने पास आ गया ln ऑफ हाफ, और ये हो गया 1, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस ln ऑफ हाफ, यही आ रहा है। तो अब ये हो गया 1 प्लस वाई की अगर बात करूं तो 1 प्लस वाई हो जाएगा 2 प्लस ln ऑफ 1/2, और 2 को मैं लिख सकता हूं ln ऑफ ई स्क्वायर प्लस ln ऑफ हाफ, और ये हो जाएगा ln ऑफ ई स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। यानी 1 प्लस वाई की वैल्यू, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी बतानी है एक बार देख लो, मैं 1 ऐसी फालतू में ई की पावर 1 प्लस वाई की वैल्यू बतानी है, तो ठीक है, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ln ऑफ, यानी लॉग ई स्क्वायर बाई 2 टू द बेस ई, तो ई की पावर 1 प्लस वाई की वैल्यू आ गई ई स्क्वायर बाई 2, ई स्क्वायर बाई 2, therefore the correct answer is first in this case। तो पहले का आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट इसका आंसर हो गया। तो अब ये कुछ केटी केस जो आपने किए अभी 1 2 3 4 5 आंसर टैली कर लो। पहले का आंसर है थर्ड, केटी के 2 का आंसर है 2021, केटी के 3 का आंसर है 3, केटी के 4 का 305, और केटी के 5 का आंसर है 2। सो दीज आर द आंसर्स टू द केटी केस, और आप देखो कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आए हैं, कैलकुलेट करो तो देखो कितने आए हैं, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने सीक्वेंस सीरीज कितने अच्छे से पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।